फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमको ये पढ़ना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं थ्योरेटिकली कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं और उसका मैथमेटिकल फार्मूला भी बताता हूं, फिर मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे अपन। मान लो कि मैंने एक रैंडम पाथ ड्रॉ करा, ये। अब ये जो पाथ है इसमें कर्व है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर्व है। कर्व है तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि अपन एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई सा भी सर्कल लेते हैं और उस सर्कल को उठा के हम क्या करते हैं कि जैसे इस जगह का मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, मान लो इस पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट का। ठीक है, तो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो मुझे क्या करना है कि ये सर्कल उठा के वहाँ पे फिट करना है। अब ये ऐसा करना है कि एक ही पॉइंट पे टच कर जाए। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये सर्कल की जगह थोड़ा छोटा सर्कल यहाँ पे फिट हो पाएगा, तो ये छोटा करा और इसको इस जगह फिट कर दिया, तो ये सर्कल इसमें बेस्ट फिट है जो इस जगह पर टच हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि इस सर्कल की रेडियस उस पॉइंट P की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आई बात समझ में? तो ये वाली की जो रेडियस होगी R1, ये इस पॉइंट P की रेडियस। अब जैसे यहाँ मुझे फिट करना है, तो यहाँ मुझे फिट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक बड़ा रेडियस सर्कल लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बड़ा सर्कल लिया, अब ये सर्कल जैसे मैंने यहाँ पे फिट करने की कोशिश करी, मान लो कि मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो हो सकता है मुझे इसको और बड़ा करना पड़ता। तो ये और बड़ा करने के बाद मैंने यहाँ टच कर दिया। अब जहाँ टच कर दिया उस जगह पर जहाँ पे भी वो टच हो रहा है, बिल्कुल उस जगह पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि इस सर्कल की है। ठीक है, इस सर्कल की जो भी रेडियस होगी वो उस जगह की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। तो तुमको ये बात समझ में आई, हर जगह पे कुछ ना कुछ फिट हो सकता है। तो जैसा भी पाथ हो, मान लो कि यूं पाथ है या पैराबोलिक पाथ है, कैसा भी पाथ है, तो उस पाथ में कोई ना कोई सर्कल किसी ना किसी जगह पे फिट होगा, और जो भी सर्कल फिट होगा उस सर्कल की रेडियस उस जगह की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अब जैसे ये यहाँ पे भी फिट नहीं हो रहा, तो इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब छोटा करने के बाद जितना भी छोटा करके एग्जैक्टली वो उसके ऊपर टच करे, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये यहाँ पे अभी टच कर रहा है, 2-3 पॉइंट्स पे टच नहीं करना चाहिए, वो सिंगल पॉइंट पे टच करना चाहिए। ठीक है, उसको बड़ा बारीकी से जूम करके देखना पड़ेगा, तब क्लियर पता पड़ेगा कि वो उसी पॉइंट पे टच कर रहा है कि दूसरे भी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक, लेकिन ये जो मेथड मैंने बताया तुमको, ये अप्रॉक्सीमेट है। अप्रॉक्सीमेट इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रेडियस निकालना, उस सर्कल को फिट करना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएगा, लेकिन इससे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। तो हम क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट बनाएंगे, एवरी curve has one or more radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एक या एक से ज्यादा। अब किस केस में एक ही हो सकती है, तो सर्कल हैज वन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल इज वन एट एवरी पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल is 1 at every point। 1 की जगह सेम बोलो, is same at every point, but for another for all other curves each point may have different radius of curvature। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बात समझ में आ रही क्या बोला मैंने? फॉर ऑल अदर कर्व्स, बचे हुए सभी कर्व्स के लिए। ठीक है, ईच पॉइंट में हैव डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, यहाँ की R2 है, किसी और जगह की यहाँ की निकालते कुछ और निकलती, इधर से निकालते तो यहाँ पे कोई और सर्कल फिट हो जाता। पैराबोला की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट की कुछ और है, इस पॉइंट की कुछ और आ जाएगी, यहाँ पे बड़ा सा सर्कल फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अपने को क्या पता पड़ा कि किस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आएगी, वो बेस्ट जो सर्कल फिट होता है उसकी रेडियस होती है।
अच्छा, अब निकालते कैसे हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल। फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली जाती है कर्व की। उसके लिए हमारे पास कर्व की इक्वेशन होनी चाहिए। तो यदि हमारे पास कर्व की इक्वेशन होगी तो इस फॉर्मूले से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। आप इतना नोट कर लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर हेडिंग डाल के डायग्राम भी बना लें, इससे क्लियर हो जाएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोल रहे हैं। चलो नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा दिया है ना, नीचे ले रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन देखें, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर of the curve y is equal to e to the power x when it passes through y axis। जब ये y एक्सिस को पास करेगा तब उस केस में व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्वेश्चन पूछा इसने। तो देखें, कर्व का नाम क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर x, यानी क्या, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। ठीक है, कर्व क्या है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, इट इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व। अब ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व है, तो इसका फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, तो ये जब भी y एक्सिस को पास करेगा, ठीक है, y एक्सिस को पास करेगा तो उस वाले केस में हमको ये बताना है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी। ठीक, तो हम निकालते हैं उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला चाहिए हमारे पास। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है y इक्वल टू ई टू दी पावर x का कर्व, ये वाला। अब इसमें जब ये y एक्सिस से पास होता है ना, इस जगह पर यहाँ पे जो बेस्ट फिट सर्कल आएगा उसकी रेडियस पूछी गई। लेकिन ऐसे अपन ट्रायल से तो नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर कौन सा सर्कल बेस्ट फिट आएगा और फिर उसकी रेडियस कैलकुलेट करें। तो इसलिए हमने क्या किया, फॉर्मूले का यूज़ किया। तो यहाँ पे कोई सर्कल फिट होगा, बेस्ट फिट सर्कल, और उस बेस्ट फिट सर्कल का एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए उसके साथ। तो ये तो नहीं फिट हो पाया और ये इसके ऊपर सब जा भी नहीं रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई तुमको, ये इसकी जगह यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक, तो दूसरा कर्व ले लेता हूँ मैं और दूसरे कर्व के अंदर तुमको फिट करके दिखा देता हूँ। और अब की बार हो गया तो ठीक है, नहीं तो तुम मेरी बात समझ ही गए हो। ठीक है ना, तो उसकी रेडियस निकालनी है हमको। तो एक बार अपन इसको छोटा करके, हाँ, अब इसको जो है वो हटा देते हैं और ये सर्कल को उठा के लेके आते हैं और यहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा छोटा सर्कल लगेगा। अब ये तो क्या, मैं अंदाज से छोटा कर देता हूँ, पर वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे टच करना चाहिए। और दूसरा सर्कल ले रहा हूँ, दूसरा सर्कल लेके जो है उसको फिट करता हूँ। यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ फिट करने की। ये करीब करीब यहाँ पे इस तरीके से फिट होगा। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है, यहाँ पे मान लो कि टच है, तो इसकी जो रेडियस है वो निकालने में अपने को बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, हमने कैलकुलस का उपयोग किया। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब तुम्हें एक बार डिफरेंशियल निकालना, फर्स्ट डिफरेंशियल, दूसरी बार तुम्हें डबल डिफरेंशियल करना, और वो वैल्यू रखनी पड़ेगी उसके अंदर जब जिस भी पॉइंट पे पूछा। जैसे इसने पूछा वाई एक्सिस को जहाँ कट करता है, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या है,
y इज इक्वल टू दे रखा है कर्व की इक्वेशन ई टू दी पावर x। तो पहला dy बाई डी एक्स निकाल लो। अब dy बाई डी एक्स भी तुम्हें पता है कि पावर x का डिफरेंशियल तो ई टी पावर x ही होगा। फिर एक बार और डिफरेंशियल करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन ई टू दी पावर x। नाउ पुट अब ये वाई एक्सिस को जहाँ पे भी कट करता होगा ये पॉइंट जो भी होगा उसमें ज़ीरो आएगा आगे, क्योंकि वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसमें x नहीं होता। तो अगर इसमें x नहीं होता तो इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू ज़ीरो होगा इस पॉइंट पे। तो पुट x इक्वल टू ज़ीरो, इसमें भी पुट करना है, इसमें भी पुट करना। तो जब तुम इसमें पुट करोगे तो तुम्हें dy बाई डी एक्स मिलेगा एट x इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ इक्वल टू ई टू दी पावर ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू वन। सिमिलरली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो मिलेगा वो भी x इक्वल टू ज़ीरो पे ई टू दी पावर ज़ीरो ही मिलेगा, दैट इज़ इक्वल टू वन। अब ये जो dy बाई डी एक्स आ गया तुम्हारा ये वाला, इसको उठा के यहाँ रखना, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ रखना। तो ये दोनों वैल्यूज़ उठा के जो है वो मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। ठीक, अब इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ तो इससे मुझे मिलेगा रेडियस इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और अपॉन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये भी वन है और ये भी वन है। तो रेडियस इज इक्वल टू वन प्लस वन इज टू द पावर 3/2 अपॉन वन। तो रेडियस इज इक्वल टू उसको 2 इंटू टू की पावर हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस हाफ इज तो इसको हम अगली स्टेप में लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, 1 प्लस हाफ इज 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। तो ये हमारा आंसर आया है आर रेडियस इज इक्वल टू 2√2। इसका मतलब वहाँ पे जो सर्कल आ रहा है उसकी रेडियस 2√2 के पास होगी। इस जगह पे जो सर्कल आएगा उसकी रेडियस 2√2 के पास होगी। ठीक, ये क्लियर हुआ कैसे लगाते हैं फॉर्मूला। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें फटाफट। नीचे ले रहा हूँ मैं, आप यहाँ नोट कर लें। चलिए अब और उसके नीचे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि फाइंड, ये वाला क्वेश्चन बोला जो ऊपर लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट फायर्ड विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल फेंकी और प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे चलाया। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे चलाया तो मान लें कि प्रोजेक्टाइल कैसी खींची गई, ये यहाँ से यूँ आया और उधर से इधर से ये एक्सिस ले ली दूसरी, और प्रोजेक्टाइल जो चलाई तो वो यूँ हो गई। जब प्रोजेक्टाइल यूँ गई तो हमने इसको यहाँ पे कितने का एंगल दिया था, तो यहाँ पे हमने इसको एंगल दिया था थीटा का। आई बात समझ में। उसने पूछा है कि ये बताओ कि भैया जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगी तो उस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो उस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। तो उसके लिए तरीका ये है कि हम एक सर्कल लें और उस सर्कल को उठाएं, और उस सर्कल को उठाने के बाद जो है वो यहाँ पे फिट करें और फिर देखें कि उसकी रेडियस कितनी आ रही है, और उस सर्कल की जो रेडियस आ रही होगी वो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। ठीक है, जहाँ तक भी उसका सेंटर होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। तो फर्स्ट मेथड जो है वो कौन सा, ज्योमेट्रिकल सॉरी। तो ज्योमेट्रिकल जो मेथड है वो अप्रॉक्सीमेट है, क्योंकि एग्जैक्ट सर्कल बनाना आसान नहीं है। सेकंड मेथड ये है कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगा दें, कैलकुलस वाला, कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, कैलकुलस मेथड है। तो इसका फॉर्मूला 1 प्लस क्या है, वाई डैश का स्क्वायर, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर ब्रैकेट 3/2 और नीचे वाई डबल डैश यानी डिफरेंशियल। अब ये दोनों मेथड काम के नहीं है, क्योंकि तुम जब सेकेंड वाला लगाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन चाहिए होगी, और इस प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन आती है वो हमें क्या मिलती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। और जब इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करने बैठेंगे इतनी बड़ी को, और एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, और 2 बार डिफरेंशियल करने के बाद इस फॉर्मूले में डालेंगे, तो हमारा आंसर 1 घंटे में आ जाएगा। लेकिन उस 1 घंटे में हमारे कितने सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये जो मेथड है ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है कुछ केसेस में।
ठीक है, जैसे अभी जो कि इसके ऊपर किया था उसमें तो आसानी से आ गया था, तो उसमें लगा दिया, लेकिन इस वाली इक्वेशन में लगाना बड़ा मुश्किल है उसको। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए एक तीसरा मेथड लगेगा जिसका नाम है सेंट्रीपीटल फोर्स मेथड। अब इसमें सर्कुलर मोशन का उपयोग करेंगे, क्योंकि जब अपन ये बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा यहाँ पे इस जगह पे, तो थोड़ी देर के लिए करेगा पर करेगा जरूर। और जब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा चाहे यहाँ पे आए, फिर अगर मान लो कि इधर की बात करता है तो इधर ये वाला सर्कल फिट हो जाएगा, तो अलग रेडियस का सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ना, अलग वैल्यू का सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। तो डिफरेंट सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, पर आएगा जरूर, क्योंकि सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो अपने को एक तीसरे ही मेथड से करना है, और तीसरा मेथड क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स मेथड। तो टोटल कितने मेथड्स हैं इसके, 3, जिसमें से पहला वाला तो अप्रोक्सीमेट है, ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है, जिससे अपने को सिर्फ कंसेप्ट समझ में आता है। दूसरा वाला कैलकुलस मेथड है, कैलकुलस मेथड फिर भी ठीक है, कभी कभी लग जाएगा, लेकिन हमें जो लगाना है मेजर, वो लगाना है सेंट्रीपिटल फोर्स मेथड। इट इज़ मोस्ट इजी मेथड। ठीक है, अब क्या बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स मेथड में, कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देखें। तो ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल की बात करूं मैं, तो इट इज़ वी स्क्वायर बाय आर, ये होता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले तो वेलोसिटी डालनी है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना है कि आर को इधर ले लेना, तो वी स्क्वायर बाय ए सेंट्रीपिटल हो जाएगा। आई बात समझ में, ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो आर इधर गया तो ए सी नीचे आ गया, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ए सेंट्रीपिटल बन गया। अब ये जो भी बना है, ये जो भी बना है, इसको लिखने का तरीका ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ऐसा लिखना, एक्सेलरेशन सी मत लिखना सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बना। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का यदि कोई पूछे कि क्या फॉर्मूला बन सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो हम बोलेंगे कि इट इज आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, पहले वेलोसिटी स्क्वायर ले लो, फिर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ले लो, ये सेम आता है। ठीक, तो अब देखें इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए, तो ये फॉर्मूले जो है वो नोट कर लें आप। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसने पूछा था, तो अपना जो क्वेश्चन है ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहीं लिख देता हूँ फिर से जब तक आप नोट कर लें। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर in a projectile, in a projectile u कॉमा थीटा, यानी इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका है और थीटा एंगल है एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्लियर हुई बात, ये क्वेश्चन करना है। अब देखो ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या तुम्हें पता है कि वेलोसिटी u cos थीटा होती है। तो सबसे पहले क्या करना, पहली स्टेप ये है कि आप वेलोसिटी निकाल लेना। वेलोसिटी निकालने के बाद ऐसा एक्सेलरेशन ढूंढना जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देना। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यदि एक लाइन खींचोगे तो वो लाइन ऐसी आएगी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नीचे आएगी। ठीक है ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यदि लाइन खींचोगे तो ऐसी आएगी, दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा एक्सेलरेशन है, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये तो g के बराबर होगा सीधे सीधे, क्योंकि नीचे लगने वाला एक्सेलरेशन g के बराबर होता है। तो अब तुम्हारे पास क्या मिल गया, सबसे पहले तुम्हें मिल गई वेलोसिटी और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्टेप्स क्या ढूंढी तुमने, पहली स्टेप फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, विच पॉइंट, जिस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा है, एट दैट पॉइंट। और नंबर 2, फाइंड एन एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू, विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी।
और उस फॉर्मूले में रख देना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी u cos थीटा, और u cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी यहाँ पे g है, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ है कैसे किया। तो इतने शॉर्ट में निपट जाता, नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद वो बड़ा वाला फार्मूला डबल डिफरेंशिएशन भी निकालना पड़ेगा, और फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, तब जाके आएगा। लेकिन ये मेथड जो है वो कभी कभी लगाना, ज़्यादातर केसेस में यही मेथड से सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन नोट कर लें। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन ए प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। चलो पॉज का बटन दबा दो, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, नीचे ले रहा हूँ, नोट कर लें। अब आसान हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल u कॉमा थीटा, यानी इनिशियल वेलोसिटी u है, थीटा से फेंका गया एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जैसे यूं फेंका तो जस्ट इस पॉइंट पे, अभी तो अपन हाईएस्ट पॉइंट में निकाला था, फिर इस पॉइंट पे, फिर वो जनरल किसी भी पॉइंट पे पूछ लेगा। तो हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगी, क्योंकि वो सर्कुलर नहीं है, वो पैराबोलिक में जाता। ठीक है, तो अब करने का तरीका तुमको समझा ही दिया। सबसे पहले क्या निकालना, वेलोसिटी निकालना, फिर एक ऐसा एक्सेलरेशन निकालना जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फिर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट एक्सेलरेशन विल गिव द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहली स्टेप वेलोसिटी निकालना, स्क्वायर करना, ऐसा एक्सेलरेशन निकालना जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फिर उसको उससे डिवाइड कर देना, तो बन जाएगा तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। ठीक, चलिए अब बनाते हैं इसको डायग्राम सहित। तो सबसे पहले एक इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये लाइन खींची है ऐसी, और एक एक्सिस बना दी इधर साइड, एक्स एक्सिस। अब यहाँ से मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंकी यूं, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल यहाँ से इस तरीके का एंगल लेते हुए निकल गई, और इसने क्या किया, यहाँ पे बनाया यू और एंगल बना दिया थीटा। उसने पूछा है कि जिस पॉइंट पे फेंका गया है पी पॉइंट पे, वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, फाइंड कैपिटल आर एट पी। तो हमने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला ये है कि इट इज़ वी स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे अपन, वेलोसिटी स्क्वायर निकालेंगे एट दैट पॉइंट एंड देन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी स्क्वायर एट दैट पॉइंट, तो इसी पॉइंट पे वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी यू ही होगी, तो इसका मतलब ये वाला जो आया ये तो यू ही होगा। अब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, अब बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ होता है ग्रेविटी का। अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है ग्रेविटी का, तो ये एक्सेलरेशन तो नहीं चाहिए ना हमको, क्योंकि इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू इट। ये एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर कहाँ है, तो इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ कोई एक्सेलरेशन होगा जो कि इस लाइन से यूँ परपेंडिकुलर हो जाए। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। अब ये इससे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन मिलेगा हमको। अब ये परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर अपन ने निकाल ली तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो उसके लिए अपन ऐसा बोले कि ये एंगल 90 है ना, है ही, वो तो 90 परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकाल रहा है, तो ये वाला थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये वाला फिर से 90 है, और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वाला फिर से थीटा है, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। अब ये अगर थीटा है तो फिर जी जो है उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक इधर हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसके साथ वो जी कॉस थीटा, इधर साइड वाला जो कंपोनेंट होगा जी साइन थीटा। इधर वाला हमें काम का ही नहीं, हमें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट काम का रहता है, तो वो जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, जी कॉस थीटा। तो बस ये हमें मिल गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो कि इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, बस आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेलोसिटी एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा, दैट इज द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और उसका स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया। ठीक, चलिए नोट कर लें फटाफट, दबाएं पॉज का बटन, नोट कर लें। नया क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल यू कॉमा थीटा वेयर एट द पॉइंट वेयर पार्टिकल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई 4 विद द हॉरिजॉन्टल। ये थीटा है जो 0 0 लिखे हैं, इसका मतलब यूं जाते जाते कहीं ना कहीं उसका एंगल थीटा बाय 4 हो गया होगा। जहां थीटा बाय 4 हो गया होगा वहां बताओ कि उस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था। तो इसका फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। मेथड वही लगाएंगे अपन, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट एसलरेशन, सेंटीमीटर एसलरेशन वाला। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसा मत सोचना कि प्रोजेक्टाइल के हैं, ये सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन है, क्योंकि अपन बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इसीलिए प्रोजेक्टाइल में पढ़ाते भी नहीं है इसको। इसको सर्कुलर मोशन में ही पढ़ाया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अब अपन किसी भी पाथ का निकाल पाएंगे। ठीक है ना, दो मेथड्स है हमारे पास, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस का है, एक ये वाला मेथड है। ये वाला मेथड ज़्यादा आसान पड़ता है, 11th-12th स्टैंडर्ड पे ये वाला मेथड ही ज़्यादा काम का है। तो ये क्या बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल फायर की गई, ये प्रोजेक्टाइल फायर की है, और शेप बना दूं पहले मैं प्रोजेक्टाइल का। ये प्रोजेक्टाइल, और किसी जगह पे, मान लो इस जगह पे हमने टेंजेंट डाली, तो इसकी वेलोसिटी मिली यहाँ पे, वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी मिली, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया, ये वाला, और ये एंगल कितना है, थीटा बाय 4। ऐसा कोई पॉइंट पी है, तो ये एंगल कितना है, थीटा बाय 4। ठीक है, तो ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे एंगल कितना है, थीटा बाय 4। तो वो उस जगह पे तुम्हें बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। इसका मतलब इस जगह पे जो सर्कल फिट करने की कोशिश करोगे वो कितना बड़ा आएगा। अब आप पॉज का बटन दबा के एक बार ट्राई कर लें इसमें। करिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह निकालना पड़ेगा ना कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है। तो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे वेलोसिटी चाहिए। अब पॉइंट पी पे वेलोसिटी चाहिए, तो अभी तक क्या था, ये क्वेश्चन पूछा था तो इस पे पता है कि u से जाता है, यहाँ पूछा था u cos थीटा से जाता है, हर पॉइंट पे थोड़ी पता है। तो उसके लिए क्या करना है कि पहले वेलोसिटी निकालने के लिए, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए v का कंपोनेंट कर देना है। ठीक है, v का जो कंपोनेंट है वो इस साइड कर देना, एक वो हो जाएगा v cos थीटा बाय 2 4, और एक कंपोनेंट इसका इस साइड होगा जो कि होगा v sin थीटा बाय 4। आई बात समझ में, हमने v के ही कंपोनेंट कर दी। अब जब अपन ने इसको शुरुआत में फेंका था तो उसको हमने u वेलोसिटी से फेंका था, उसके दो कंपोनेंट्स हो रहे थे। हाँ, वो थोड़ा सा डायग्राम मिट गया है किसी कारण से, तो फिर से बनाया मैंने। तो ये वाली जो जगह है वेलोसिटी, इस पे इसके दो कंपोनेंट कर दिए, v cos थीटा v sin थीटा। अब ये वाली जो वेलोसिटी है जिसको इनिशियली फेंका था u से, इसके भी हम दो कंपोनेंट्स कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे फिर से देखें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी कंप्यूटर में, इसलिए मिट गया वाला पूरा का पूरा। तो ये वाला एंगल थीटा है, और इसको अपन ने u से फेंका। ठीक है ना, इसको मैं लाल कलर से लिख देता हूँ, u से फेंका। तो इसके दो कंपोनेंट्स हुए, एक इस साइड हुआ, इसका नाम क्या हुआ, u cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर हुआ, उसका नाम क्या हुआ, u sin थीटा। अब हमें ये पता है कि प्रोजेक्टाइल जब फेंकी जाती है तो उसके अंदर एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल बदलता नहीं। तो जो ये कंपोनेंट है ये यही चलेगा, और यही कंपोनेंट इधर भी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी cos थीटा इज इक्वल टू u cos थीटा, और ये cos थीटा बाय 4 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी थीटा बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा बाय 4 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू v cos थीटा बाय 4 इज इक्वल टू u cos थीटा, because horizontal component remains same. Horizontal component remain same. आ रही बात समझ में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वैसा का वैसे ही रहता है। मुझे v चाहिए था, तो v चाहिए था ये तो u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाय 4।
ये मुझे v मिल गया। बेसिकली हमें जो रेडियस निकालनी है उसके लिए हमें एक तो v चाहिए और एक एक्सेलरेशन चाहिए विच इज़ परपेंडिकुलर। तो हम v इसमें से खोज चुके हैं, तो v हमारा आ गया है। अब हमारे पास क्या चाहिए, एक्सेलरेशन विच इज़ परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो लाइन बनी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन खोजना है। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरीके से एक्सेलरेशन खोजना है तुमको। तो ये वाला एक्सेलरेशन और मिल जाए तो फॉर्मूले में रख देंगे उसको। तो ये वाला एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको ये पता है कि बिल्कुल स्ट्रेट जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है, g के बराबर आता है। ये वाला एक्सेलरेशन g के बराबर आता है। अब तुम्हें ये चाहिए, तो तुम ये बताओ कि ये अगर θ/4 है तो क्या ये वाला 90 माइनस θ/4 है, इतना इतना, क्योंकि ये तो 90 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 90 है और ये θ/4 है, तो ये बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस θ/4 होगा ना, 90 माइनस θ/4। उसका रीज़न क्या है कि ऊपर θ/4 है। अच्छा, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन भी 90 है, तो अगर ये 90 माइनस θ/4 है तो फिर ये 90 है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये वाला θ/4 है, θ/4। फिर से सुने, ये 90 है, ये 90 माइनस θ/4 है, तो ये θ/4 होगा। तो ये जो g आया है, ये जो g आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसमें से ये कंपोनेंट होगा g cos θ/4 और एक कंपोनेंट इधर कुछ होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए था जो कि हमको मिल गया g cos θ/4। तो हमने क्या बोल दिया, a परपेंडिकुलर इज इक्वल टू g cos θ/4। ये आ गया हमारा। तो दो चीज़ें चाहिए थी, तो वेलोसिटी उठा के यहाँ रख दे और एक्सेलरेशन उठा के यहाँ रख दे, तो तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। दैट इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos θ/4 होल अपॉन g cos θ/4। अब ये cos θ/4 नीचे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, उसको कटेगा नहीं। तो u cos थीटा अपॉन g इंटू कॉस स्क्वायर θ/4, ये उसकी रेडियस होगी उस जगह पर, एट अ प्लेस वेयर द वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ θ/4। ठीक है। अब इसका क्या क्वेश्चन भी मिट गया था, तो अगर नहीं लिखा हो तो मैं लिखवा देता हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर at a point where velocity makes angle θ/4 with horizontal। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, हेडिंग डाल दें, क्वेश्चन बना लें, सॉल्व कर लें। पॉज का बटन दबाएं, सॉल्व कर लें। चलिए नया क्वेश्चन आ गया। प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजेंटली विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम सम हाइट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। किसी ऊंचाई से यूं फेंक दी है, अब वो यूं जाके यूं जाएगी तो उस जगह पे उसकी वेलोसिटी चाहिए रहेगी और उस जगह पे वो एक्सेलरेशन चाहिए रहेगा जो कि उसके परपेंडिकुलर है उस जगह की वेलोसिटी के। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाने पड़ेंगे इसके अंदर, उसके बाद ही सॉल्व हो पाएगा। तो हम इसको डायग्राम बनाएं। तो मान लें कि कुछ हाइट है, ये कुछ हाइट है, और इस हाइट से तुमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल फेंक दी यूँ। तो जब तुम उसको यूँ फेंकोगे तो जाएगी तो इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब इस तरीके से गई तो मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो यहाँ तो उसने 20 मीटर पर सेकंड से फेंकी है। हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें जहाँ पे वो 20 सेकंड बाद पहुँच गया, तो इस जगह पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो भी हमें चाहिए रहेगा कि ये वेलोसिटी जो इस तरफ आई, ये वेलोसिटी कितने का एंगल बना रही है और किस स्पीड से। तो एक लाइन ऐसी खींची हमने, दूसरी लाइन जो है हमने ऐसे खींच दी, हॉरिजॉन्टल की लाइन है, ठीक है। तीसरी लाइन हमने ऐसे खींच दी, वर्टिकल की लाइन है। तो ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की लाइनें हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। सबसे पहले वी निकालते हैं। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालना है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं हम एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, दिस इज द इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, तो दैट इज 20 प्लस
एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं होता, वो तो वाई में ही होता है, तो वो हो गया 0 और 2 सेकेंड के बाद कोई मतलब नहीं है, तो वी एक्स विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। यही बात समझ में। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है ये। अभी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी निकालनी है, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज अगेन क्या आएगा भाई, v इक्वल टू यू प्लस ए टी ही आएगा। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी वही आएगा u प्लस ए टी, लेकिन वाई वाई में आएगा। अब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में थी नहीं, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, उसने जो भी फेंकी वो एक्स डायरेक्शन में ही फेंकी है, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी को जीरो करना। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होता है और वो जी के बराबर होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन तो वाई डायरेक्शन में होता है, तो जी के बराबर, और 2 सेकंड की बात है, और जी की वैल्यू अगर मैं 10 मान लूँ, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू 2 हो गया 20। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में भी उसकी वेलोसिटी 20 ही आई। अब इसकी कंबाइन कर देंगे वेलोसिटी, ठीक है, तो रियल में एक्स और वाई डायरेक्शन की जगह कंबाइंड वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। तो वो कंबाइंड वेलोसिटी कैसे आएगी, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर से आएगी। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया, इट इज 20 रूट 2 हो गई। तो 20 रूट 2 स्पीड है यहाँ पे जो हमको चाहिए रहती है ना v, वो ये है 20 रूट 2। अब तुम्हें एंगल भी चाहिए रहेगा ये। अब एंगल देखो, जब इधर भी 20 है, उसका एक्स कंपोनेंट भी 20 है, वाई भी 20 है, तो ये तो मिड में से जाएगी, और मिड पे जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं। जब हमारा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट एक है, तो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, थीटा एट दैट एंगल, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। अब y और x दोनों बराबर ही हैं, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 होगा, और tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया, ठीक। तो वेलोसिटी निकल गई, एंगल निकल गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एक ऐसी लाइन खींचनी है जो कि इससे परपेंडिकुलर हो, ये खींची, और अब तुम्हें इस जगह पे एक्सेलरेशन निकालना है। अगर तुम इसका एक्सेलरेशन निकाल दोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें ये पता है कि नीचे जब एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे वो g होगा। अब g होगा तो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 ही होगा, और ये एंगल यदि तुम्हारा 45 डिग्री है तो ये g का कॉस कंपोनेंट होगा इस साइड, तो इट विल बी g cos 45, और g cos 45 की वैल्यू होती है g बाय रूट 2। ये आ गया तुम्हारा वो चीज़ जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ गई, बस अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में रख दो। वो बोलता है वेलोसिटी निकालो उसका स्क्वायर और ऐसा एक्सेलरेशन निकालो विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू वेलोसिटी हमने निकाल ली, ये वेलोसिटी उस जगह की दैट इज़ 20 रूट 2 और उसका स्क्वायर, और एक्सेलरेशन उस जगह का तो g बाय रूट 2 दैट इज इक्वल टू 10 बाय रूट 2। तो 10 बाय रूट 2 ये यहाँ लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करना बचा, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, और 10 नीचे ही रहा और रूट 2 ऊपर चला गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई 80 रूट 2 मीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आया समझ में रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट। चलिए अब लिखें इस क्वेश्चन को, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। अब नीचे ले रहा हूँ, पॉज का बटन दबाएंगे, लिख लीजिए इसको। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के 3 मेथड्स बता दिए। पहली चीज़ हम ग्राफिकल ड्रॉ करके देखें कि सर्कल कितना बड़ा बन रहा है, उसकी रेडियस निकाले, अप्रॉक्सीमेट मेथड है, सिर्फ अंदाज लगाने के लिए है। सेकंड नंबर पे जो हमने मेथड बनाया वो था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बस फॉर्मूला भी याद रखोगे, ठीक है, चलेगा, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, यानी वो उस जगह की वेलोसिटी निकाल लो पहले और ऐसा एक्सेलरेशन निकाल लो जो कि उससे परपेंडिकुलर हो, तो वो थर्ड मेथड हो गया। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कैसे किया। चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे अपन।